मौरविनंदन क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पीरियडिक टेबल का 6th सेशन ले रहे हैं। इस सेशन में पीरियडिक टेबल के इस सेशन में अपन पीरियोडिसिटी को कंटिन्यू करते हुए एटॉमिक रेडियस के बारे में या एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे। कैसे एटॉमिक साइज एक पीरियड में चेंज होती है, कैसे वो ग्रुप में चेंज होती है, इसके बारे में देखेंगे। एटॉमिक रेडियस अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक वीडियो में वो कंसाइज नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं इसकी 2 वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो चलो अपन एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ना शुरू होते हैं। लेकिन वही हर बार का 5 मिनट का मेरा छोटा सा क्या बोल सकते हैं आप उसको, सलाह ये कि अगर आप पूरी शिद्दत से ये वीडियो देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए, वरना आप इस वीडियो को हाथों हाथ बंद कर दीजिए। आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1% भी ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ पढ़ने की। अगर पढ़ना चाहते हैं तो ही यहाँ पे रहें, नहीं पढ़ना चाहते तो मत रहो, चले जाओ। ठीक है, पर यहाँ हो तो एटलीस्ट 20-25 मिनट केवल पढ़ाई करो। चलो एटॉमिक साइज के बारे में देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस क्या होती है? बहुत सिंपल सी चीज़। ये मान लीजिए कोई एक एटम है। ठीक है, ये इस एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे बीच में और इलेक्ट्रॉन तो हैं, ये बहुत सारे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। ये मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बट मैं जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही इस एटम का एटॉमिक रेडियस है। क्या है? वही इस एटम की एटॉमिक रेडियस है। एक तरह से तो अपन ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो वहीं दूसरी चीज़ अपन ये कह सकते हैं, इट इज़ हाफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। मतलब क्या है इस बात का? तो बहुत सिंपल सी बात, 2 एटम है, ये मान लीजिए 2 एटम है, ऑब्वियस है, और ये इनका न्यूक्लियस है, दोनों का न्यूक्लियस है। तो एक सेकंड में वापस अच्छा से बना देता हूँ, यहाँ से बनेगा। एक तो क्या यार, ये मान लीजिए मैंने बहुत कोशिश करके अप्रॉक्स बराबर बनाया है। ठीक है, ये मान लीजिए 2 एटम है और ये इनका न्यूक्लियस है, ये इनका न्यूक्लियस है। तो इनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इनके न्यूक्लियस के बीच में ये डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है इसमें इसकी भी एटॉमिक रेडियस आ रही है और इसकी भी एटॉमिक रेडियस आ रही है ना। अगर मान लो ये सेम एटम होता तो दोनों की बराबर एटॉमिक रेडियस आ रही है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसका जब अपन हाफ करेंगे तो अपन को इस एटम की एटॉमिक रेडियस मिलेगी। जान रहे हो, जितनी भी अपन एटॉमिक रेडियस प्रैक्टिकली साइंटिस्ट जितनी भी एटॉमिक रेडियस निकालते हैं वो इसी मेथड से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 2 न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस पता करते हैं और उसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, अपन भी कुछ न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करेंगे, इसी मेथड को यूज़ में लेंगे। इससे निकालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि एक एटम की बाउंड्रीज जो अपन ये बोल रहे हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस,
एक एटम की कोई मतलब एक कोई फिक्स बाउंड्री तो होती नहीं है कि आप यहाँ से न्यूक्लियस से लेके बस ये मान लो कि यहीं पे है बस ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं होती, ना इनका कोई फिक्स शेप होता है ऑर्बिटल्स का। मतलब ऑर्बिटल्स के शेप फिक्स होते हैं, पर आप ये बात समझो ना, कोई बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती। मतलब जैसे आप एक बॉल को देख के कह सकते हो कि हाँ भाई ये बॉल है, ये बॉल यहाँ तक की है, एटम को देख के आप नहीं कह सकते। इसलिए आप एक एटम के बेसिस पे निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि आप हाफ करो न्यूक्लियर डिस्टेंस को बिटवीन द टू एटम्स, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, जैसा अपन ने समझा है। अब ये कैसे निकालते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो इसके लिए 3 मेथड साइंटिस्ट यूज़ लेते हैं। दिमाग में रखना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ें दिमाग में पता होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम, इन 3 मेथड से साइंटिस्ट निकालते हैं। क्यों बता रहा हूँ मैं ये, नॉर्मल से पेपर में ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है, बट अगर कोई अच्छा लेवल का पेपर बनता है प्रैक्टिकली, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसा पेपर बनते ही नहीं है, फिर भी अगर कोई अच्छे लेवल का पेपर बनता है या कहीं भी कोई, तो मतलब वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इन अ एक्सरे डिफ्रैक्शन वी फाउंड दैट द इंटर न्यूक्लियर डिफरेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन Cl2 एटम इज दिस। मतलब मैंने कोई क्वेश्चन कहीं देखा नहीं है, मैंने मर्जी से अभी फ्रेम किया, ठीक है। तो आप वहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन देख के कहीं और किसी चैप्टर में कहीं और कुछ ढूंढने नहीं चले जाओ। इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि साइंटिस्ट कैसे निकाल सकते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन से, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम से। हालांकि एक्सरे डिफ्रैक्शन मोस्ट प्रोबेबली केवल मेटल्स के लिए होता है, मैं श्योर नहीं हूँ, पता होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पर फिर भी ये बातें दिमाग में बस थोड़ा थोड़ा क्लिक करनी चाहिए। चलो अगली बातें अपन देखते हैं। तो एटॉमिक रेडियस कितने तरह की होती है, तो एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, हर एक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, मैंने पहले ही बताया एटॉमिक रेडियस की मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा, ये पहली वीडियोस है। इस पहली वीडियो में अपन बस इन 4 रेडियस के बारे में ही बात करेंगे कि कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, कैसे मेजर करते हैं, आयनिक रेडियस क्या होती है, मेटेलिक रेडियस क्या होती है, वैन डर वाल रेडियस क्या होती है। इसी में इस वीडियो के 20-25 मिनट आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और जो अगली वीडियो अपन बात करेंगे, वो अगली वीडियो बात करेंगे कि भाई एक ग्रुप में एक पीरियड में कैसे रेडियस चेंज होती है। पहली बात ये पता करेंगे, दूसरी बात ये पता करेंगे क्या क्या एक्सेप्शंस है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन के बिना तो कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं फटाफट। कोवेलेंट रेडियस, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस, SBCR भी बोलते हैं इसको। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो जब भी 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, जब अपन 4th चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग उसको पढ़ेंगे तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा कि कब कौन कौन सी ओवरलैपिंग होती है, जैसे SS ओवरलैपिंग होती है, SP ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, SSSE होती है। तो जब इनके बारे में अपन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, पर इतना भी पता पड़ना चाहिए कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। तो इस समय इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम होती है। क्यों इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम होती है, देखो बताता हूँ। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है समझाते हैं आपको। मान लो ये 2 सर्कल्स है, क्या ये ओवरलैप हो रहे हैं, क्या ओवरलैप हो रहे हैं ये सर्कल, नहीं हो रहे। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा है, ठीक है। मान लो मैं इसी को ऐसे बनाता, कैसे बनाता, ऐसे बनाता, मान लो मैंने ओवरलैपिंग करवा दी, जैसा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग होती है। ये मान लो मैंने थोड़ी सी ओवरलैपिंग करा दी, तो जब मैंने ओवरलैपिंग करा दी तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ऑब्वियसली ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो गई, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो गई। तो इससे अपन को एक बहुत अच्छी बात पता पड़ती है
कि जब भी कोवेलेंट रेडियस अपन देखेंगे तो कोवेलेंट रेडियस हमेशा कम होती है। थोड़ा आगे चलने पे मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पता नहीं मैं क्या करने लग गया था, टाइम पास। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस हमेशा कम होती है। होमो एटम्स की बात करें जो सिंगली बॉन्डेड है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल होता है ClCl, है ना, सिंगली बॉन्डेड होमो एटम्स, दोनों क्लोरीन है। तो इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस है वो दो एटम्स के बीच में, मान लो अपन ने ए एटम लिया, Cl की जगह ए मान लेते हैं अपन, तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दो ए के बीच में, उसको अपन DAA बोलते हैं, और कोवेलेंट रेडियस ए की RA बोलते हैं। ऑब्वियस है, तो DAA तो बराबर है RA प्लस RA, अभी समझाया था ना, यही बात है। ये मान लो एक एटम है A, ये दूसरा एटम है A, इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती नहीं है, इतनी ओवरलैपिंग ही होती है, हाँ ठीक है। उस समय मैंने आपको समझाने के लिए की थी, तो आप मैनेजेबल अप्रॉक्स मान लो। ये एक एटम है A, ये एक एटम है A, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो अभी मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये है DAA। तो अब ये DAA क्या है, इस A की रेडियस प्लस इस A की रेडियस, यानी DAA तो बराबर है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ A, है ना। DAA तो बराबर है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ A, मतलब रेडियस ऑफ A कैसी हो गई, DAA/2। एग्जाम्पल अपन ने क्लोरीन का लिया ही था, क्लोरीन में जो इंटर एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो क्लोरीन की रेडियस कितनी हो गई, 1.98 डिवाइड बाई 2 यानी 0.99 एंगस्ट्रॉम। कोई डाउट नहीं, ऑब्वियसली नहीं। समझ रहे हो ना, समझ ही रहे हो, मेरे को पता है, मैं समझा रहा हूँ तो समझोगे ही। ठीक है, चलो कहाँ पे इनको यूज़ लेते हैं, किस किस की यूज़ लेने में, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑक्सीजन की, मान लो आपको ऑक्सीजन की निकालनी है। क्या निकालनी है ऑक्सीजन की, इंटर एटॉमिक, मतलब ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियस निकालनी है। तो एक मॉलिक्यूल होता है H2O2, होता है ना H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसमें देखो ये बीच में OO सिंगल बॉन्डेड है। अब आपको कैसे पता है H2O2 ऐसे ही होएगा, तो अपन को ये पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना। क्यों 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, 2 4 6 8 होता है ना। तो उसका क्या हुआ 2 6, मतलब वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 बॉन्ड्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी कोवेलेंट रेडियस बनते हैं ना, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना शेयरिंग से। आयनिक तो दान देने से बन जाता है या दान लेने से बन जाता है, जबकि कोवेलेंट शेयरिंग से बनता है। तो 6 को 8 बनाना है, मतलब वो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो अब H2O2 में 2 बॉन्ड कौन कौन बन रहा है, ये देखो, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना दिया, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना दिया, समझ रहे हो। तो अपन H2O2 का निकाल सकते हैं, कार्बन का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कार्बन का, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो मान लो अपन इथेन का मॉलिक्यूल देख लिया अपन ने, तो ये जो इथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें इसके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अपन 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जबकि कार्बन ने 4 बॉन्ड कैसे बनाया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड कार्बन के साथ। ठीक उसी तरह अपन N2H6 से नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हैं, N2H4 सॉरी, C2H6 तो कार्बन का हो गया, N2H4 क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो ये रहा अपन का नाइट्रोजन, ये N2H4 हो गया, नाइट्रोजन का ये पहला बॉन्ड, ये नाइट्रोजन का दूसरा बॉन्ड, ये नाइट्रोजन का तीसरा बॉन्ड, समझ रहे हो। चलो चलो चलो, तो होमो एटम्स कैसे निकाल सकते हैं, जबकि हीट्रो एटम्स का कैसा निकालेंगे। तो हीट्रो एटम्स निकालने के लिए 2 चीज़ें होती है, 2 केस, या तो दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं हो,
दो एटम्स के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो मान लो दो एटम्स है ए और बी, वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं ए बी, सच दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो क्या होगा? जो डिस्टेंस होगा ए बी का, जो ए और बी के बीच डिस्टेंस होगा, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। ये जो काले कलर से मैंने बनाया वो तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी है, ये ए ये बी। ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, तो ये किसके बराबर होगी डिस्टेंस? रेडियस ऑफ ए, ये यहाँ तक, प्लस रेडियस ऑफ बी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो सी आई है, कार्बन और आयोडीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स 2.5 होती है। कोई भी मतलब इनमें डिफरेंस नहीं है, तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है सी आई का वो है 2.13 एंगस्ट्रॉम, जबकि रेडियस ऑफ आयोडीन अपने पास है 1.36 एंगस्ट्रॉम। तो अपन आराम से निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कार्बन। कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ कार्बन? तो रेडियस ऑफ कार्बन निकालेंगे अपन 2.13, जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ आयोडीन के बराबर। रेडियस ऑफ आयोडीन दी हुई है तो रेडियस ऑफ कार्बन अपन ने निकाल दिया, सिंपल। समझ गए? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है, वो अभी तक की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने सारे स्टार्स। तो वहाँ पे लगता है शोमेकर-स्टीवेंसन्स लॉ। ये क्या कहता है कि जो डिस्टेंस होगा ए बी के बीच, वो डिस्टेंस उतना होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे एटम को। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब दूसरा वाला एटम जो है वो इसकी तरफ जा रहा है खींचते हुए। ठीक है, तो रेडियस बीच में थोड़ी कम हो रही है। ये रेडियस बीच में कम हो रही है जो, वो किस पर डिपेंड करेगी? वो इन दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इनके बीच में जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगी। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? वही सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए बी तो बराबर है रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस ये चीज़ बीच की डिफरेंस सेपरेट हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें से जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इंटू 0.09। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 0.09 से। इस तरह का फॉर्मूला बना, डी ए बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 काई ए माइनस काई बी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। एक क्वेश्चन मैंने डाला तो था, ये रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद समझो। ये यहाँ पे मैंने गलत बीच में डाल दिया, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। ये थोड़ा बाद में आएगा, मैं अभी बाद में जब आऊँगा इस पर तब मैं आपको इसको करा दूंगा। बाद में मतलब अभी इसी वीडियो में आएगा। क्या है? अगर बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 है 1.44 एंगस्ट्रॉम, देखो ये F ये F, F2 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 1.44 एंगस्ट्रॉम। दूसरा क्या है? एक तो मैं खुद ही थोड़ा पागल हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ता नहीं हूँ, बनाने लग जाता हूँ, बार बार वापस मिटाना पड़ेगा। हाँ चलो, ये राम 20 मिनट तो यहीं हो गए। ये मान लो F2 है, जितना अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना कोशिश हो रहा हूँ, थोड़ा बीच में गैप रह रहा है, तुम मैनेज कर लो। ये कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ये F2 है, F2 के बीच में कितने डिस्टेंस है 1.44 एंगस्ट्रॉम, जबकि H2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है 0.74 एंगस्ट्रॉम। अपन को ये बताना है कि जब H और F का बॉन्ड बनेगा
तो जब H और F का बॉन्ड बनेगा तो उसके बीच में क्या लेंथ होगी, उस बॉन्ड की क्या लेंथ होगी। तो सबसे पहले तो F2 जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होगी, तो उसको आप 2 से डिवाइड करो तो आपको रेडियस ऑफ F मिल जाएगी, है ना। कितनी मिलेगी रेडियस ऑफ F? 0.77। 0.77 कैसा ही इसको 2 से डिवाइड किया, ये F2 की, अपन को F की निकालनी है। बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 0.74, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो 0.37। अब कोई भी समझदार व्यक्ति, जिसको मैंने शुरुआत में बोला था वीडियो छोड़ के चले जाओ, फिर भी वो वीडियो छोड़ के नहीं गया, वीडियो देख रहा होगा पर ध्यान कहीं और होगा, वो अगर HF की बॉन्ड लेंथ फाइंड करने का उसके बोलेंगे तो वो इन दोनों को ऐड कर देगा, महज कर देगा ऐड कि HF में एक H है एक F है तो ऐड कर दो। नहीं, ऐड नहीं करना है, ऐड तो करना है, उसके बाद कुछ सेपरेट करना है। क्या सेपरेट करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H, है ना। वो इतना डिस्टेंस सेपरेट होगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या रहा है? 4 इंटू 4 माइनस 2.1 कितना होता है? 4 माइनस 2.1 होता है 1.9। इस 1.9 को अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.9 से। यही था ना फॉर्मूला, सॉरी 0.09 से, ठीक है, यही था फॉर्मूला 0.09। तो अपन के पास रेडियस ऑफ ए है, रेडियस ऑफ बी है 0.09 है, एक्स ए है 4, एक्स बी है 2.1, मतलब ये क्या हो गया, एक्स ए माइनस एक्स बी 1.9, 1.9 इंटू 0.09। इसको सेपरेट कर दो आर ए प्लस आर बी से। समझ गए? कर लोगे इतना तो? चलो फटाफट मैं आगे चलता हूँ, आयनिक रेडियस पे आ जाते हैं। आयोनिक रेडियस, इतने टाइम अपन ने नॉर्मल एटम की जो कोवेलेंट रेडियस बन रही थी वो देख ली, अब अपन देख रहे हैं आयोनिक रेडियस। क्या होता है आयोनिक रेडियस? तो सबसे पहले तो आयन क्या होता है? जब कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो आयन बनाता है, ठीक है। क्यों बनाता है आयन? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। ये तो सबको पता है कि भाई सब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। तो अब ये कोई सोडियम है, तो सोडियम में क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, मान लो ये मैं 8 बना देता हूँ, 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 है ना। तो अब सोडियम क्या चाहेगा कि कैसे भी करके इस एक को, किस एक को, इस एक को आप कर दो दान, इस एक को कर दिया दान, तो अब ये क्या बच गया, ये इतना ही बच गया 2 8, है ना, इतना ही कुछ बच गया है 2 8। तो ये क्या बना? सोडियम का कैटायन। अब एक तो मैंने इस डायग्राम को बनाते बनाते ही आपको एक बात समझा दी। पहले सोडियम इतना बड़ा था, सोडियम का कैटायन इतना सही है क्योंकि एक पूरा शेल कम हो गया। तो एक बात तो दिमाग में आ गई, कैटायन हमेशा नॉर्मल एटम से छोटा होता है। क्यों होता है छोटा? देखो हर बार ये दान वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता कि भाई हर बार तो ये इसमें तो शेल हट गया, हर बार शेल नहीं हटता। तो इसके 2 कारण होते हैं। क्या 2 कारण? पहला तो कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कल की वीडियो पूरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे थी। क्या इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के? क्यों मैंने पता नहीं कितने मिनट की वो वीडियो थी, 30 32 या 37 मिनट की वीडियो थी, क्यों मैंने मेरे जीवन के और आपके जीवन के 37 मिनट बर्बाद किए? बर्बाद नहीं थे। क्या इंपॉर्टेंस था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का? तो इंपॉर्टेंस देखो, आप अगर लोग किसी भी एटम की साइज़ देखना चाह रहे हो तो साइज़ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही डिटरमाइन होगी। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, साइज़ क्या होती है? यहाँ से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा रिपल्शन के कारण। और मान लो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस तरफ है, और जो मैं इतने टाइम इधर वाला बना रहा था, ये वाला यहाँ पे कुछ है ही नहीं क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है बीच में। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है बीच में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो उसकी साइज़ क्या हो गई? बड़ी हो गई, है ना। वही मान लो कि यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन कम है, तो अगर बीच में इलेक्ट्रॉन कम है तो ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं सेंटर वाले, वो आपको इसको, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो उसके कारण ये साइज़ छोटी हो जाएगी। तो जो साइज़ है
साइज किस पे डिपेंड करती है? साइज डिपेंड करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। अपन कहाँ पे थे? अपन यहाँ पे थे, कैटायनिक। एटम जब लूज इलेक्ट्रॉन करता है तो कैटायन बनाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि एटॉमिक रेडियस बड़ी होती है कैटायनिक रेडियस के कंपैरिजन में। पर क्यों? जब एटॉमिक रेडियस बड़ी क्यों है कैटायनिक रेडियस से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो रहे हैं पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रह रहा है। ठीक है, मान लो पहले क्या था, ऐसा कुछ। ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ, इतना बड़ा बना रहा हूँ, जानबूझ के बना रहा हूँ। ठीक है, ये इतना बड़ा मैंने न्यूक्लियस बनाया जिसमें 10 प्रोटॉन है। एक और न्यूक्लियस बना दिया मैंने जिसमें 10 प्रोटॉन है। एक और न्यूक्लियस जिसमें 10 प्रोटॉन है। अब इसके अंदर टोटल मान लो 10 नहीं 11 मान लेते हैं, 11 प्रोटॉन है। इसमें भी मान लो 11 प्रोटॉन है। ठीक है, अब मान लो इसके अंदर कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर कितने एटम्स का रिपल्शन लग रहा है? उस पर 10 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लग रहा है, तो बाहर की तरफ ज़्यादा जा रहा है ना। पर अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन अपन लूज कर देते हैं तो अब अंदर कितने हैं? 10 ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर 9 का ही रिपल्शन लग रहा है, तो वो अंदर की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होएगा क्योंकि पहले रिपल्शन 10 का था, अब रिपल्शन 9 का है, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना। क्योंकि बीच में तो ये 11 ही है, ये चेंज थोड़ी हो रहे हैं। अगर बीच की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और ये जो बढ़ रहा है अट्रैक्शन है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण ही बढ़ रहा है। तो इसके कारण ये साइज छोटी होती जा रही है कैटायन की साइज। तो ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर रहते हैं, उसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। उसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ पुल्ड हो रहे हैं, ये सब बात मैं अभी समझाया था, और एटॉमिक रेडियस कम हो रही है। दूसरा तरीका, पहला तो ये था, और दूसरा तरीका जब अपन लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो जो पेनल्टीमेट शेल है वो अल्टीमेट बन जाता है। जो मैंने आपको सबसे पहले सोडियम का जब मैं आपको बता रहा था तब ये बता रहा था कि 2 8 1, फिर क्या हो गया 2 8, तो ये 2 8 1 वाले थे, 2 8 1, तो ये अल्टीमेट था, ये पेनल्टीमेट था। अब एक इलेक्ट्रॉन अपन ने कर दिया लूज, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपन ने कर दिया लूज। ठीक है, तो जब अपन ने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये वाला शेल बन गया अल्टीमेट, है ना, आउटर मोस्ट शेल यही बन गया, तो साइज ऑटोमेटिकली छोटी हो गई। समझ गए कैटायन की साइज छोटी क्यों होती है? इसलिए सोडियम की साइज बड़ी होगी सोडियम प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि कैटायन हमेशा छोटा होगा। मैग्नीशियम बड़ा होगा मैग्नीशियम 2 प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि कैटायन हमेशा छोटा होगा। साइज ऑफ कैटायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड चार्ज। मत याद करो, इतना से याद कर लो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना छोटा वो एटम होगा। अब देखो Fe2 प्लस Fe3 प्लस, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज Fe3 प्लस पे, तो ये सबसे छोटा। फिर ये Pb2 प्लस Pb4 प्लस, कौन ज़्यादा बड़ा होगा Pb2 प्लस Pb4 प्लस में? Pb2 प्लस बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा एटॉमिक मतलब पॉजिटिव चार्ज उतना वो छोटा, है ना। तो 4 प्लस बहुत बड़ा चार्ज है तो वो छोटा। ठीक उसी तरह अगर मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज 7 प्लस सबसे छोटा, उससे बड़ा 6 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 4 प्लस, चलता रहो। जितना ज़्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितना बड़ा उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना वो एटम छोटा होगा। एनायनिक रेडियस इसका जस्ट उल्टा, एनायनिक रेडियस बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि एनायन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? मान लो एक तो क्या मेरे पास अच्छा वाकई सोर्स नहीं है, मतलब फॉर्मेट जो मैं करा रहा हूँ मैं खुद जानता हूँ इतना अच्छा नहीं है, पर मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, इसलिए मैं इस तरह से करा रहा हूँ। मतलब मैं और अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, बट जो मेरे पास मेरी खुद की लिमिटेशंस है उसके कारण मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा। पर चलो जैसा भी है, अगर आपको समझ आ रहा है तो वेरी गुड, कुछ नहीं,
समझ आ रहा है तो किसी और को भी समझा देना। किसी और को समझाने से कभी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मन में ये रखेगा अगर मैंने उसको समझा दिया तो उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट में हमेशा टीचर ही आगे होता है। अगर तुम किसी को समझा रहे हो तो तुम उसके टीचर बन रहे हो, तो हमेशा तुम ही आगे होगे, कभी तुम्हारा स्टूडेंट आगे नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पे था मैं? हाँ, मान लो ये आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है और ये बीच में बहुत सारे शेल्स हैं, मतलब ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मान लो यहाँ पे पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें एक था, तो ये 20 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ, और अंदर 21 प्रोटॉन अंदर की तरफ उसको खींच रहे हैं। ऐसे ही होगा न्यूट्रल एटम में। तो अब ये एक एनायन बन गया, तो एनायन जब बना, कैसे बना एनायन? इसने ले लिया दान, इसने दान में ले लिया किसी से एक और इलेक्ट्रॉन। क्या ले लिया दान में? एक और इलेक्ट्रॉन दान ले लिया। तो अब इसके अंदर कितने हो गए टोटल? 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले 20 और एक 21 था। अब अगर ये 22 हो गए तो इस आउटर मोस्ट को 21 जने रिपेल करने वाले हैं। तो जब 21 जने इसको रिपेल करने वाले हैं तो इसकी साइज ऑटोमेटिकली, रिपल्शन बाहर फेंकने वाले 21 जने हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी साइज क्या होगी? बड़ी। थोड़ा तो बाहर जाएगा। पहले 20 जने बाहर की तरफ धक्का मार रहे थे, फिर मान लो 21वां जना और आ जाता है धक्का मारने के लिए, तो थोड़ा तो बाहर जाएगा। जैसे ही वो थोड़ा बाहर जाएगा उसकी साइज थोड़ी तो बड़ी होगी। इसी को बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। आम भाषा में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोलते हैं और समझदारों की भाषा में इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, यही होती है एनायनिक रेडियस। पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, जितना ज़्यादा उस पर चार्ज, एनायन का चार्ज, मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज। समझ गए? चलो चलो चलो, पर अब जो मेन क्वेश्चन आता है, जो नीट, जेई, 11th क्लास या क्या सो कॉल्ड ज़िंदगी की सभी परीक्षाएं, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन आता है, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन कौन सी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लो और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। जैसे मान लो स्पीशी कोई आ गई N2, है ना, कहाँ है N2, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक नाइट्रोजन में 7, तो 2 नाइट्रोजन में 14। तो N2 की कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी अगर अपन बात करें तो देखो CO, ये भी N2 की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है क्योंकि कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो CO मतलब 14। तो N2 और CO अपने आप में एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। ये क्वेश्चन अलग बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जब मैं आपको मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद कुछ और चैप्टर्स लूँगा मैं, उसके बाद जब मेरे को ऐसा लगेगा कि चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाना चाहिए, ऑब्वियसली कैसे होगा, जब मेरे ऊपर खुद के कॉलेज के प्रेशर्स आएंगे तो मैं इतने थ्योरी के नोट्स नहीं बना पाऊंगा उस समय, तो मैं उस समय क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस में मैं वीडियो कैरी ऑन रख सकता हूँ बनाते हुए, और जबकि मेरे को ज़्यादा टाइम थ्योरी में वेस्ट करने की ज़रूरत, मतलब नॉट वेस्ट, मतलब थ्योरी समझने में ज़्यादा टाइम, क्योंकि मैं भी पहले खुद समझता हूँ फिर तुमको समझाता हूँ, ऐसे तो होता नहीं है ना, तो मेरे को ज़्यादा टाइम उसमें नहीं होगा। समझ रहे हो? कितना टाइम हो गया आज की वीडियो का? 33 मिनट हो चुके हैं। चलो चलो चलो, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ यानी स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं, ये दो उसके फंडामेंटल, जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज उतना ही वो छोटा, जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज उतना ही वो बड़ा, और बीच में न्यूट्रल। देखो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है ना। ओ देखो सब में 18 कार्बन, मतलब सॉरी सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आर्गन कहाँ गया? आर्गन 18, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन 17 होता है, 17 में 1 माइनस है तो 1 ऐड हो गया, 18। सल्फर में 16 होते हैं, 16 में 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान में ले लिए तो 18। पोटेशियम 19 होता है, 1 प्लस है मतलब 1 इसने दान दे दिया, बहुत ही दानवीर था, इसने 1 अपना दान दे दिया तो 19 था,
19 21 अगर मैं बोल गया, पर को नहीं याद मैं क्या बोला अभी, पता नहीं, दिमाग से स्लिप हुआ है। तो अगर मैं 19 मतलब 21 बोला हूँ तो सॉरी, 19 था, 19 में से उसने एक दान दे दिया तो उसमें भी हो गया 18। और सबसे बड़ा दानवीर, मतलब इतना बड़ा दानवीर तो कोई था ही नहीं, कैल्शियम 20 था, इसने 2 दान दे दिए और 18 हो गया। ठीक है, तो ये सब 18 के हैं। तो अब इसमें क्या है, जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज उतना ही वो छोटा, तो सबसे छोटा कौन होगा, कैल्शियम, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज। फिर थोड़ा छोटा पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम। फिर क्या आया, न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज वाले खत्म, अब न्यूट्रल को लगा दो, अब आ गया न्यूट्रल। अब नेगेटिव चार्ज, जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज उतना ही वो बड़ा, तो सबसे बड़ा नेगेटिव चार्ज H2 माइनस, तो ये सबसे बड़ा, और ये क्लोरीन बीच में छोटा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम है पर आर्गन से बड़ा। ठीक है, वही वापस इसमें लगा दो। ये देखो, मान लो मैग्नीशियम के साथ एल्यूमिनियम 3+ भी होता है, कट गया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम 3+ सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा मैग्नीशियम 2+, फिर उससे बड़ा सोडियम प्लस, फिर नियॉन, फिर F-, क्योंकि 1 माइनस है, फिर 2 माइनस, फिर 3 माइनस, सबसे बड़ा कौन है, N3-। समझ गए ना कैसे निकालते हैं इसको, अपन तो ऐसे ही निकालेंगे, जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज उतना ही वो छोटा, जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज उतना ही वो बड़ा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, साइंटिस्ट लोग Z/E, जिसको अपन मतलब अपन ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या स्लेटर्स रूल से पढ़ा था ना, ये दूसरा रूल होता है जो नॉर्मल जनरलाइज देखते हैं, तो उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, Z/E, मतलब प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन। जितना बड़ा प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो होगा उतनी उसकी साइज छोटी होगी। देखो आर्गन में क्या होता है, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन, अपन कोई भी 2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि आगे भी चलना है ना, पढ़ना है, इसलिए इस आर्गन वाले का ले लेते हैं। तो इसका Z/E कितना होगा, आर्गन में प्रोटॉन कितने होते हैं 18, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 18। ठीक है, पोटेशियम, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं 19, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 18। क्लोरीन, इसमें प्रोटॉन होते हैं 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, क्योंकि 1 माइनस है, 1 इसने ले लिया, इसमें भी एक पहले 19 से इलेक्ट्रॉन्स, पर इसने एक ये दानवीर है तो इसने एक दे दिया। तो अब मैंने क्या बोला था, जितना बड़ा Z/E उतना ही वो छोटा, तो ये Z/E सबसे बड़ा है, 1 से बड़ा है। 19 को जब अपन 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये सबसे छोटा है इनमें, ये सबसे छोटा है। ठीक है, इसका 1 है तो ये ठीक है, बीच में आ गया। इसका 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब 1 से छोटा है, 0.999 कुछ होगा अप्रोक्स, तो ये सबसे मतलब इसका Z/E सबसे छोटा है, तो इसकी साइज सबसे बड़ी हुई। समझ गए आप, तो ये तो साइंटिस्ट का नियम था, Z/E जितना बड़ा होगा उतना साइज छोटी होगी, पर अपन तो समझदार है, क्यों Z/E निकालें, जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज उतना ही वो छोटा, जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज उतना ही वो बड़ा, बीच में न्यूट्रल, वापस, जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज उतना ही वो छोटा, जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज उतना ही वो छोटा, जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज उतना ही वो बड़ा। ठीक है, चलो फटाफट ये मैं करा चुका हूँ, आयनिक रेडियस वाला पेज भी करा चुका हूँ, साइज ऑफ कैटायन वाला पेज भी करा चुका हूँ, लास्ट पेज फटाफट हो जाएगा। मेटेलिक रेडियस, ठीक है, मेटेलिक रेडियस क्या होता है, मेटल्स कैसे बनते हैं, तो मेटेलिक एटम्स, क्रिस्टलिन लैटिस स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट चैप्टर है, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। अभी केवल इतना दिमाग में रखो कि मेटेलिक एटम्स जब क्रिस्टलिन लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है तो वो मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट मेटेलिक एटम, वही उसकी मेटेलिक रेडियस हुई। अब मेटेलिक बॉन्ड में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, जबकि अपन ने कोवेलेंट रेडियस में बोला तो ओवरलैपिंग होती है, तो मेटेलिक रेडियस मतलब मेटेलिक बॉन्ड्स में ओवरलैपिंग नहीं होती। तो इससे एक बात पता पड़ेगी कि किसी भी एटम की मेटेलिक रेडियस बड़ी होगी एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियस। क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ है, देखो ये उसकी मेटेलिक रेडियस है, जबकि यही उसकी कोवेलेंट रेडियस है। ऑब्वियसली पता चल रहा है, बीच में ओवरलैपिंग है तो छोटा हो रहा है, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस तो है बड़ी है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियस, केवल क्वेश्चन यहीं पे बनता है और कहीं पे भी नहीं बनता। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बनेगा अभी मैं आपको बता दूंगा। अगला है वॉन डेर वाल रेडियस, 4th रेडियस, ज़्यादातर नोबल गैसेस के लिए ना, ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि केवल नोबल गैसेस के लिए होती है, बट नोबल गैसेस की केवल यही होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है।
देखो, जब 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 बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते, मान लो दो जीनोन है, ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, तो भी ये कोई मतलब हल्का सा बहुत कम एक दूसरे के प्रति एट्रैक्शन फोर्स शो कर रहे हैं। ठीक है, इस एट्रैक्शन फोर्स को अपन बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। उस एट्रैक्शन फोर्स के कारण ये एक दूसरे से इतने दूर आए हैं। ठीक है, इतने मतलब पास आए, इससे ज़्यादा पास नहीं आ पा रहे, इससे ज़्यादा एट्रैक्शन नहीं, बस इतने ही एट्रैक्शन है। तो ये था वैन डर वाल फोर्स, जो यहाँ पे बीच में था वो था वैन डर वाल फोर्स। उसके कारण ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। तो ये इसकी बीच की जो है हाफ ऑफ द जो डिस्टेंस है इन दो के बीच की, वो इसकी है वैन डर वाल रेडियस। कौन सी रेडियस है? वैन डर वाल रेडियस। दूसरा क्या होता है, मान लो एक क्लोरीन का एटम है, मतलब क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अब देखो, दो क्लोरीन ये तो अपने आप में बीच में सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रेडियस हो गई? कोवेलेंट रेडियस, ओवरलैप होते हैं हल्के से। ठीक है, जबकि दो क्लोरीन के एटम मतलब मॉलिक्यूल Cl2 Cl2, इसका भी, इनमें भी दोनों का ऑक्टेट फुल है, इसमें भी दोनों का ऑक्टेट फुल है, कोई इनको वो नहीं चाहिए। पर इतना सा तो दिमाग रखो ना कि भाई ग्रेविटी का नियम भी तो यही कहता है कि यूनिवर्स में सब कुछ अपने मतलब हर दो चीज़ें अपने आप मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ एट्रैक्ट करती है। ठीक उसी तरह आप मान लो कि वैन डर वाल क्या है, मतलब छोटे छोटे एटम्स की ग्रेविटी मान लो आप। केवल समझा रहा हूँ, ऐसा होता कुछ नहीं है। ठीक है, केवल समझाने के लिए बोला कि छोटे छोटे एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की ग्रेविटी। ठीक उसी तरह ये दो क्लोरीन एटम एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये मतलब एक दूसरे से इतना दूर आके रुक गए। तो इतना दूर आने के रुकने के बाद जो ये बीच में डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में वैन डर वाल की डिस्टेंस है, इसका जब अपन हाफ कर देंगे तो आ जाएगी वैन डर वाल रेडियस। समझ गए? होपफुली समझ गए होंगे। नोबल गैसेज है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, एक नोबल गैसेज किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। तो उसके कारण क्या होता है, वो एक्सपीरियंस करती है एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स, जिसके कारण वो पास आ जाते हैं। तो उसका जो हाफ द डिस्टेंस होता है बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एडजेसेंटली प्लेस्ड इन सॉलिड स्टेट ऑफ नोबल गैस, वैन डर वाल्स जो फोर्स होते हैं वो हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में जब वो एटम होते हैं तो उनके ऊपर लगते हैं। ठीक है, तो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ एडजेसेंटली प्लेस्ड एटम्स इन सॉलिड स्टेट ऑफ नोबल गैसेस। ऐसा नहीं हो, गैसेस स्टेट में भी फोर्स लगाते हैं, बट गैसेस स्टेट में क्योंकि वो ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, वो एक दूसरे की तरफ मतलब उड़ते रहते हैं, तो आप कभी भी डिस्टेंस निकाल ही नहीं सकते उनके बीच की, क्योंकि वो हर पल मतलब हर सेकंड तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, हर पल मतलब आप समझ लो, मतलब माइक्रो 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 जितना छोटा टाइम है उसमें भी वो बस एक सेकंड में चेंज हो गए। कभी यहाँ था फिर यहाँ था, कभी यहाँ था फिर कोई अच्छा सा डार्क कलर लेता हूँ ना ताकि दिखे तुम्हें, कभी यहाँ था फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, बस ये ऐसे 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 चेंज होते रह रहे हैं। तो आप इसके बीच में और इसके बीच में कभी भी डिस्टेंस तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये अभी यहाँ पे था, अभी ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ चला गया, बस एक दूसरे जगह ऐसे बस घूमते रह रहे हैं, घूमते रह रहे हैं, घूमते रह रहे हैं। कैसे निकालोगे? ऐसे ऐसे घूमते रह रहे हैं। तो इसके लिए पहले इसको अपन ने किया सॉलिड स्टेट में ताकि इनका घूमना बंद हो, उसके बाद अपन ने उसका डिस्टेंस निकाली। तो वैन डर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है, ऑब्वियसली बड़ी होती है। ठीक है, दूसरी बात, वैन डर वाल रेडियस मेटेलिक रेडियस से भी बड़ी होती है। अब एक बात यह है कि वैन डर वाल रेडियस जो है वो कोवेलेंट रेडियस से जस्ट डबल होती है, अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स जस्ट डबल होती है। मतलब अगर क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस अपन ने निकाली थी, कितनी निकाली थी? 0.99 निकाली थी, मेरे को याद आ रहा है। अपन ने क्लोरीन की क्या निकाली थी? 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो क्लोरीन की Cl2 की अगर वो निकालोगे वैन डर वाल रेडियस, तो वो अप्रॉक्स 1.8 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी, मतलब लगभग डबल के आसपास आएगी। ठीक है, तो वैन डर वाल रेडियस बहुत बड़ी होती है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियस। इनर्ट गैस जो होती है, नोबल गैसेज, उनकी केवल वैन डर वाल रेडियस होती है, उनकी कोवेलेंट रेडियस होती ही नहीं है, क्योंकि वो कोई बॉन्ड नहीं बनाती। जबकि जो नॉन मेटल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल जैसे Cl2, मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल क्या होते हैं जैसे Cl2, I2, इनकी वैन डर वाल रेडियस भी होती है, जिसके बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया, और कोवेलेंट रेडियस भी होती है, जिसके बारे में अपन ने चैप्टर शुरू हुआ तो मतलब वीडियो शुरू हुई थी तब डिस्कस किया था। ठीक है,
तो ये इतना सा वो है। अगर एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मेरे को क्रिस्टल मेटेलिक रेडियस से याद आया, उसके बाद मैं वीडियो बस एक और दो बातें बताऊँगा, ठीक है। ये बातें आगे काम आएगी, पहली वाली बात और दूसरी वाली बात तो अभी काम आ जाएगी। तो चलो पहले दूसरी वाली बात बता देता हूँ। दूसरी वाली बात ये थी कि मान लो एक लड़की है या कोई लड़का है, कमल नाम का, कमल नाम का एक लड़का है, उसने किसी भी एटम के बारे में ये बताया कि उसकी कोवेलेंट रेडियस है, मतलब सॉरी उसकी रेडियस है 1.8 एंगस्ट्रॉम। वापस थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ ताकि तुमको खुद को भी दिखे, मैं तो क्या, एक सेकंड, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया। ये रहा, एक लड़का है कमल, एक लड़का है सोहन, अब मैंने ऐसा अजीब सा कर दिया, मान लो नमन, दो लड़के आ गए तो एक लड़की भी मान लेते हैं, श्रेया, ठीक है। कमल कहता है कि इस एटम की रेडियस, किसी भी कोई भी चीज़ की रेडियस आई 1.8 एंगस्ट्रॉम। नमन कहता है नहीं तुम गलत हो, रेडियस तो 0.8 एंगस्ट्रॉम ही है। श्रेया कहती है नहीं तुम दोनों गलत हो, इसकी रेडियस तो 4 एंगस्ट्रॉम है। हालांकि मैंने बहुत बड़ा गैप लिया है पर तुमको केवल समझाने के लिए। कौन सही कौन गलत, तीनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कमल कह रहा है नमन और श्रेया गलत है, नमन कह रहा है कमल श्रेया गलत है, श्रेया कह रही है कमल नमन को तो कुछ नहीं आता। तभी आते हैं उनके केमिस्ट्री के टीचर। तुम अपनी जगह पर तुम बताओ, तुमको क्या लगता है तीनों में से कौन सही है? देखो तीनों सही है, केमिस्ट्री का टीचर उनको ये समझाते हैं कि तुम तीनों सही हो। फिर मतलब एक ही चीज़ की तीन रेडियस कैसे हो सकती है? हो सकती है, कैसे हो सकती है? क्योंकि सबसे छोटी नमन ने जो रेडियस निकाली वो थी कोवेलेंट रेडियस, सबसे छोटी होती है उसी एलिमेंट की मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है। उसी एलिमेंट की जो कौन सी होती है वन डे वॉल रेडियस, वो सबसे बड़ी होती है। तो श्रेया ने जो निकाली थी वो थी वन डे वॉल रेडियस। तीनों सही थे। तो इस क्वेश्चन से क्या पता पड़ा, को क्वेश्चन आ सकता है ऐसा भी कि किसने कौन सी निकाली, ठीक है। वो तीन फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, अक्सर दे देते हैं, ठीक है। बीच में वो अक्सर क्वेश्चन में दे देते हैं कि भाई श्रेया फाइंड आउट, फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स दिस रेडियस, उसके बाद ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, मेटेलिक, कोवेलेंट, वन डे वॉल, या द क्वेश्चन हैज़ इनकरेक्ट डेटा, ऐसा कुछ कर देंगे। और अक्सर बच्चे जैसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें ऐसे ऑप्शन होते हैं, द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट डेटा, उसमें उसी को टिक मार के आते हैं कि कुछ सोच समझ के ही तो ऑप्शन बनाया होगा, पर नहीं। क्या था आंसर? श्रेया ने कौन सी निकाली थी? वन डे वॉल रेडियस, ठीक है। तो ये तो थी वो काम की बात जो इस वीडियो के काम की थी। और एक और जो बात मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके आगे काम आएगी सॉलिड स्टेट में, वो ये वाली बात है कि जो मेटेलिक रेडियस है ना, ये मेटेलिक रेडियस अपने आप में, ये मेटेलिक रेडियस हालांकि तुम्हें सॉलिड स्टेट में निकालने सिखाया जाएगी, ठीक है, पर इस मेटेलिक रेडियस के कारण बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है, फेस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है, सब इस मेटेलिक रेडियस के कारण ही बनता है। अभी तुम थोड़ी बात दिमाग में रखोगे ना, तो जब सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तुम्हें इंटरेस्ट आएगा कि सर ने उस समय बताया था कि मेटेलिक रेडियस के कारण ये होता है, अभी तक क्यों नहीं बताया, किस वीडियो में बताएंगे। या जब भी तुम्हें क्लास में कोई बता रहा होगा तब भी पता नहीं कौन सी सेशन में पता पड़ेगा। इतना दिमाग में रखो कि मेटेलिक रेडियस अगर कम होती है, देखो जब मेटेलिक रेडियस ज़्यादा होगी तो बीच में गैप है ना, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि बीच में गैप है, मेटेलिक रेडियस ज़्यादा है तो बीच में कोई छोटा सा एटम आके फिट हो सकता है। जबकि अगर मेटेलिक रेडियस कम है
तो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो गई। ठीक है, वो होती है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। बताने की इच्छा हो रही थी मेरे को, मतलब ये पढ़ाते पढ़ाते जब मैं ये पढ़ा था वंडर वॉल, तब मेरे दिमाग में बात आई कि चलो इनको मेटेलिक रेडियस के बारे में बताया। बताने की केवल इच्छा हो रही थी इसलिए मैंने बताया। अभी के काम की नहीं है, पर सॉलिड स्टेट जब पढ़ोगे तो पक्का एक काम आएगी। ठीक है, इसी के साथ आज के इस लंबे से सेशन को विराम देते हैं। 50 मिनट का सेशन चला गया, जबकि अपन ने मेटेलिक रेडियस मतलब केवल रेडियस के बारे में समझा है। कल अपन निकालेंगे कि रेडियस ग्रुप में पीरियड में कैसे चेंज होती है, क्या क्या उसके एक्सेप्शंस होते हैं। कल का मतलब अगला सेशन है। मैं मोस्ट प्रोबेबली अल्टरनेट डेज ही डालता हूँ, क्योंकि एक दिन मैं वीडियो बनाता हूँ और एक दिन मैं नोट्स बनाता हूँ। समझ रहे हो? ठीक है, तो अपन अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सब कुछ करो, अपने मम्मी पापा को परेशान करने के अलावा पढ़ो, जीवन में बड़ा काम करो, बड़ा नाम करो। और सबसे ज़्यादा खुशी तो घर वालों को, पेरेंट्स को ही होगी, तुमसे भी ज़्यादा। ठीक है, मेक देम प्राउड। थैंक यू।